मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर बता दें, स्टेट रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं, स्टेट्स का आपस में जो लिंक होता है, जिसमें आप पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान और नेबर्स, पाकिस्तान एंड मुस्लिम कंट्रीज, इस तरह की आपने वो चीज़ें पढ़नी होती हैं, या जनरली आपने जो स्टेट रिलेशनशिप पढ़ने होते हैं, तो उसमें कैसे उसको इकट्ठा करें, नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखने होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं देखनी होती। तो मैंने फिर आज का लेक्चर इस सिनेरियो में रखा है कि आप लोगों को ये बताऊं कि बेसिक फैक्टर्स क्या हैं जिनकी बेस पर स्टेट्स के रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं। एक स्टेट दूसरी स्टेट में क्या क्या देखती है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आज का हमारा लेक्चर इस चीज़ पे होगा। जिन जिन लोगों ने स्ट्रीम शेयर नहीं की वो स्ट्रीम शेयर कर दें। अच्छा, तो वो हम अब उन चीज़ों को लेकर चलते हैं। ओवरऑल मैंने इसको 7-8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज हम वन बाय वन लेकर चलते हैं। 7-8 नहीं बल्कि 5-6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि हमने दूसरी स्टेट के साथ अपनी हिस्ट्री देखकर, अपनी आइडियोलॉजी देखकर, अपनी ज्योग्राफी देखकर हमने रिलेशनशिप कायम करने होते हैं। ये पहली कैटेगरी है। हिस्ट्री से क्या मुराद है? ऐसे लोग, ऐसी नेशंस, ऐसे स्टेट्स जिनके साथ हमारा कोई हिस्टोरिकल लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के साथ हमारा आइडियोलॉजी बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड, आपस में कोई कल्चर का, कोई हमारी सोसाइटी का कोई नॉर्म्स, कोई मॉरल वैल्यूज, कुछ रिलीजियस, कुछ भी इस तरह का इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ अगर हम देखें तो हमारी कॉमन हिस्ट्री है, सदियों पुरानी, कई हजार साल पुरानी। हमारा जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो पहली चीज हमारी हिस्ट्री उसमें रिलेशन को डिफाइन करेगी। अब वो लाजमी नहीं कि वो पॉजिटिविटी ही डिफाइन करें, उसके साथ, उसी हिस्ट्री के साथ फिर आपकी आइडियोलॉजी भी लिंक्ड है। आइडियोलॉजी में क्या है? आपकी जो स्टेट आइडियोलॉजी है, दैट इज टू नेशंस थ्योरी। बेसिकली आपने हिंदुओं से जान ही इसलिए छुड़वाई थी कि आप उनकी प्रेजुडिसेस से, आप उनकी बायसनेस से, आप उनकी ऐसा की चीजों से अवॉइड करके आप अपनी स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते थे जहां पे आप अपना आप कुछ दिखा सके। तो लाजमी नहीं कि जिसके साथ आपका कल्चरल या सोशल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता हो, जिनके साथ आप इकट्ठे रहे हो, उनके साथ अच्छे ही रिलेशनशिप हो, बुरे भी हो सकते हैं। ईरान की मिसाल आप ले सकते हैं, आप अफगानिस्तान की मिसाल ले सकते हैं। हमारे क्लैशेस भी मौजूद हैं, हमारी आइडियोलॉजी मिलती भी है। रिलीजियस आइडियोलॉजी देखें तो ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ मिलती है, बोथ आर मुस्लिम स्टेट्स। लेकिन हिस्ट्री देखिए तो स्कर्मिशेस हैं, लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो आगे और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमेसी के में जो जाके आएंगी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उसको डिफाइन करती हैं। कश्मीर के साथ अगर हम अपना रिलेशनशिप देखें, या कश्मीरियों का रिलेशनशिप अपने साथ देखें, अब यहाँ पे स्टेट नहीं, सब स्टेट एक फैक्टर आ गया, एक स्टेट का एक रीजन फैक्टर आ गया, या डिस्प्यूटेड टेरिटरी का फैक्टर आ गया। वहां पे आइडियोलॉजी मैच कर रही है, जियोग्राफिकल मैच भी मौजूद है, हिस्टोरिकल मैच भी मौजूद है, रिलीजियस मैच भी मौजूद है। यही वो फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए उनके दिल में मोहब्बत डालते हैं और उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत डालते हैं, और हम उनके साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे मरासम, उनको अपना भाई बना के, उनको अपनी स्टेट में इनकलकेट करके रखना चाहते हैं। तो पहले तो हम लोग इस चीज के ऊपर डिफाइन करेंगे कि किसी भी कंट्री के साथ हमारी हिस्ट्री, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जियोग्राफी, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज, ये सारी किस हद तक रिलेटेड हैं, किस हद तक एंटेगनाइजिंग है, किस हद तक एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये सारी चीजें पहले तो डिफाइन करेंगे, हम उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे। फिर इसके बाद मैं साथ साथ लेता जाऊं कि ठीक है, इसके बाद
Next thing that we see in another state to make relationships with is economy. इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमने उनको क्या फायदे देने हैं या उन्होंने हमको क्या फायदे देने हैं. ऑब्वियसली जब स्टेट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आगे जो स्टेट है वो पत्थर है और हम लोग इंसान हैं तो हम उसको जिस तरह चाहे मोल्ड करके रख लें. नहीं, उन्होंने अपनी जगह पे अपने फायदे नुकसान सोचने, हमने अपनी जगह पे अपने फायदे और नुकसान सोचने, और उन दोनों की म्यूचुअल जहां पे वो चीजें मैच कर रही होंगी, जहां पे वो चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होंगी, वहां पे हमारे जो है वो क्या उसे कहते हैं वो एग्रीमेंट्स हो जाएंगे. और जहां पे चीजें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं वहां पे हमारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, हो जाएंगे, वहां से हम उनसे दूर हो जाएंगे. इकोनॉमी में हमने देखना होता है किसी मुल्क को हम कितनी ट्रेड दे सकते हैं या किसी मुल्क से हम अपनी जरूरत की कितनी ट्रेड ले सकते हैं. ये जब आप किसी भी स्टेट के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे ना, इन पैरामीटर्स पे आप हेडिंग्स बना सकते हैं. ये जो पैरामीटर्स मैं सारे डिफाइन कर रहा हूं, एंड पे ये पॉइंट्स मैं आपको लेक्चर में वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा. तो किस हद तक ट्रेड दे सकते हैं या किस हद तक ट्रेड ले सकते हैं. फिर आपने इंडस्ट्रियल हब्स के फायदे सोचने होते हैं कि आप अगर कोई मुल्क, लेट्स से चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप है और वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमने ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन है, उससे उसको कितना बूस्ट मिलेगा. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक फैक्टर इंडस्ट्रियल हब्स भी हैं, डिफरेंट जगहों पे इंडस्ट्रीज लगेंगी या ऐसे वो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे जहां पे हमारे लोग ही इन्वेस्ट कर सकेंगे और आगे जाके अपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकेंगे. फिर इसी इकोनॉमी के अंदर हम लोग लोन्स भी देखते हैं, पेमेंट, रीपेमेंट, टेक इन, गिविंग, ये सारी चीजें किस हद तक किसी मुल्क से हम अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं या किस हद तक हम उसको लोन देकर उसकी इकोनॉमी से फायदा ले सकते हैं. मतलब जो मुल्क मुझे या आपको कोई लोन देता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो दोस्ती यारी में ही आपको पैसे पकड़ा दे, ऐसा नहीं होता. हमेशा हर एक की इंटरेस्ट साथ लगी हुई होती है. कोई आपका इंटरनेशनल सिनेरियो में परमानेंट एलाई नहीं है, कोई परमानेंट फो नहीं है. किसी के साथ मुस्तकिल दुश्मनी नहीं हो सकती, किसी के साथ मुस्तकिल दोस्ती नहीं हो सकती. जहां पे आपके इंटरेस्ट चेंज होंगे वहां पे आपकी लॉयल्टीज चेंज हो जाएंगी. बिकॉज स्टेट इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी में जो सुप्रीम टारगेट आपका होता है दैट इज स्टेट इंटरेस्ट. उसमें कोई लॉयल्टी, कोई वो जो मैकियावेलियन आ जाता है यहाँ पे रूल, दैट यू हैव टू बिकम काइंड ऑफ रुथलेस. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मोरालिटी, ट्रूथ, जस्टिस, इस तरह की कोई चीजें आपने नहीं देखनी जहां पे आपके एक साइड पे नजर आपको अपने स्टेट इंटरेस्ट आ रही हो. फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमी में आप ये चीजें भी देखेंगे. और जिस स्टेट से भी रिलेटेड आप पाकिस्तान के रिलेशन देख रहे हो उसमें आप इस पॉइंट को डालकर ये चारों की चारों चीजों के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल सकते हो. ट्रेड कितनी चल रही है दोनों मुल्कों में, अगर ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं उसमें, इंडस्ट्रियल हब्स हैं कि नहीं है, लोन्स एक दूसरे को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अगर किसी ने दिए तो कितने दिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितना है. क्या चाइना यहाँ पे जो हमें, चूंकि करीब तरीन मिसाल और इजीएस्ट मिसाल हमारे पास चाइना की है तो हम चाइना को बार बार कोट कर रहे हैं. चाइना हमें ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, उसको उसको मैनेज कर रहा है पोर्ट अथॉरिटी के तौर पर, और ऑब्वियसली वो इन फ्यूचर हमें भी हेल्प आउट करेगा. तो पहली चीज हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी, ये सारी. दूसरी चीज आपकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिए. यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है उन तमाम फैक्टर्स की जो किसी दूसरी स्टेट के साथ आपके रिलेशंस को डिफाइन करते हैं. एक एक कर दें, कमेंट कर दें. क्वेश्चंस एंड पे किया करें, क्वेश्चंस बीच में ना किया करें. एक एक कमेंट कर दें अगर आप लोगों को पॉइंट्स समझ आ रहे हैं, पल्ले पढ़ रहे हैं, अगर आपके दिमागों में भूसा नहीं भरा हुआ और वो आप लोग ग्रैस्प कर रहे हैं आइडियाज के नहीं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं.
दूसरे नंबर पे है आपकी स्ट्रेटेजी, स्टेट की स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आपकी नीड्स क्या हैं, स्ट्रेटेजिकल नीड्स। इंडियन ओशन के अंदर हमने एक लेक्चर लिया था कंपटीशन के हवाले से, वहां पे आपकी स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या हैं। वहां पे आपकी स्ट्रेटेजिक नीड्स ये हैं कि आपने अपने एसेट्स को सेफ रखना है, आपने अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना है, आपने अपने सी रूट्स को, सी लाइंस को सेफ रखना है, ये आपकी नीड्स हैं। तो कौन से मुल्क के साथ रिलेशनशिप बनाकर आप इस नीड को पूरा कर सकते हो, ये चीज भी डिफाइन करेगी आप किस मुल्क के साथ किस तरह का रिलेशन रखेंगे। फिर स्ट्रेटेजी में ही दूसरी चीज होती है यूजेज। आप किसी दूसरे मुल्क की जमीन को, उस मुल्क की के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस मुल्क की ज्योग्राफिक लोकेशन को, उस मुल्क की आइडियोलॉजी को या किसी भी चीज को अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान, हमने वो जो पाकिस्तान अफेयर्स में लेक्चर लिया था एक 9/11 के बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली, जिसमें यह था कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, पाकिस्तान की चूंकि डेप्थ कम है तो पाकिस्तान अफगान लैंड को अपनी ऑपरेशनल कामों के लिए यूज कर सकता है। उसके लिए वहां पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली गवर्नमेंट, फ्रेंडली रिजीम इंस्टॉल करना, ये क्या था, दैट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ यूजेज। किसी मुल्क को अपने मकासद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी स्टेट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना। फिर स्ट्रेटेजी में ही आपकी डिप्लोमेटिक टाइज आती हैं। डिप्लोमेसी आप कहां पे करना चाहते हो। डिप्लोमेसी में मतलब आपकी इसराइल के साथ आपने उसको डिप्लोमेटिकली जो है ना रिकग्निशन नहीं दी हुई। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैलिड है, यूजेबल है। दैट व्हाट डज दैट मीन कि हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। इनमें से कोई एक चीज आपके स्टेट रिलेशंस को डिफाइन नहीं करती, मल्टीपल चीजें हैं कि जहां पे हिस्ट्री कन्फ्लिक्टिंग है वहां पे हो सकता है आइडियोलॉजी एक जैसी हो जाए, या जहां पे दोनों कन्फ्लिक्टिंग है वहां पे हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक टाइज की जरूरत पड़ जाए, आपको उस मुल्क के इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ जाए, आपको उस मुल्क की इकोनॉमी की जरूरत पड़ जाए। तो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने में। इसी तरह डिप्लोमेसी में या स्ट्रेटेजी में आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस भी देखना होता है। मिसाल के तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आया। अब उस ग्रे लिस्ट में लॉबिंग की जाती है, मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ जोड़ा जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग हो तो आपने हमारे अगेंस्ट वोट नहीं देना। और ये ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस आता कहां से है, आपकी डिप्लोमेसी से, आपके गिव एंड टेक पॉलिसी से। आप किसी मुल्क को किस हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं और इन रिटर्न किस हद तक फायदा ले सकते हैं, और इस फायदा लेने और देने में अपना नुकसान तो नहीं कहीं आप कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप उसमें करते हैं। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज होगी स्ट्रेटेजी। चौथे नंबर पे आती हैं आपकी इंटरेस्ट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरनेशनल सिनेरियो में, फॉरेन पॉलिसी के सिनेरियो में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्टेट की पॉलिटिक्स में सुप्रीम ऑब्जेक्टिव हमेशा आपकी नेशनल इंटरेस्ट्स होती हैं। इंटरेस्ट्स में आपका डिफेंस आ जाता है, इंटरेस्ट में आपका एग्जिस्टेंस आ जाती है। आपने हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस वाइज वायबल रखना होता है। किसी लिहाज से भी आप दिवालिया का शिकार ना हो जाएं, किसी लिहाज से भी आप कमजोर ना पड़ जाएं, डिफेंस को भी मजबूत रखना है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ मैसेज, किसी मुल्क के अंदर पाए जाने वाले लोगों के इमोशंस को आप कैसे अपनी इंटरेस्ट में यूज करते हो। मिसाल के तौर पर कश्मीर में मैनिपुलेशन ऑफ मैसेज इन फेवर ऑफ पाकिस्तानीज। हम यहां से क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो पे हमने उनकी कॉज को जिंदा रखा हुआ है। इन रिटर्न हम उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो मैसेज हमारी फेवर में वहां पे वो काम करते रहे जो वो कर रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरेबिया के अंदर, मैंने कल भी मिसाल दी थी, जब हमला हुआ, वो हौसी कबीले ने जब हमला किया था, एक मिसाइल फायर किया गया, तो यहां की मैसेज को मैनिपुलेट किया गया
तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन की रैलियां निकाली गई। ये इंटरेस्ट्स डिफाइन करती हैं और इन इंटरेस्ट के पीछे बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज पाई जा रही होती हैं, स्टेट रिलेशंस पाए जा रहे होते हैं। फिर इसी तरह फेवर्स होती हैं, इंटरेस्ट के अंदर ही, इंटरेस्ट के सब डोमेन में आपकी फेवर्स आएंगी। वक्ती तौर पर आपने सऊदी अरेबिया को कहा हमें $3 अरब चाहिए, हमने कर्जे पे ऑफ करने, हमें इतनी हेल्प आउट कीजिए 2 साल के लिए। सऊदी अरेबिया ने $3 अरब भी दिए, साथ में कहा जी 2 साल के लिए डिलेड पेमेंट पे हम लोग आपको ऑयल भी प्रोवाइड करेंगे। ये क्या था? फेवर्स थी। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने इन रिटर्न हमसे कुछ नहीं मांगा होगा। इन रिटर्न लॉबिंग हो सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिफेंस टाइज हो सकती हैं, उनकी अपनी जो मिलिट्री पर्सनल है उनको वहां पे भेजना हो सकता है, कुछ भी इन रिटर्न हो सकता है। ये इंटरेस्ट्स भी होती हैं जो आपके रिलेशंस को डिफाइन करती हैं। फिर इसी तरह चौथे नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे आपकी हेजमनी आती है। हेजमनी किसे कहते हैं? हेजमनी कहते हैं चौधराहट को, हेजमनी कहते हैं बदमाशी को, अजारादारी को, वडेरेपन को, कि आप किसी को किस हद तक दबा सकते हैं, इसको हेजमनी कहते हैं। अब आपके रिलेशनशिप इस फैक्ट पे भी बेस कर रहे होते हैं, मिलिटरीली आप दूसरी स्टेट से कितने स्ट्रांग हैं, उसको कितना दबा सकते हैं या उससे कितना फायदा निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकली आप दूसरे मुल्क से कितने स्ट्रांग या कितने वीक हैं, क्या आप उसको फायदा पहुंचा सकते हैं या उससे फायदा ले सकते हैं। मतलब एक हेजमॉन है अमेरिका, अमेरिका को अफगान वॉर में पाकिस्तान की लैंड रूट्स की, पाकिस्तान की सी पोर्ट्स की, पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी, ठीक है। अब ये क्या है? मिलिट्रिस्टिक हेजमनी थी। इन रिटर्न हमें किस चीज की जरूरत थी? हमें पैसों की जरूरत थी। तो हमने उस हेजमॉन की उस नीड को पूरा करने के लिए, उस चौधरी की उस नीड को पूरा करने के लिए इन रिटर्न अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना चाहा। सो इस तरह ये गिव एंड टेक होता है। इसी तरह सोशल हेजमनी भी होती है। हम जो ये जो कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे मुल्क के अंदर हमें शलवार कमीज में कम लोग और उनकी ड्रेस में ज्यादा लोग मिलते हैं। ये जो कल्चरल क्या उसे कहते हैं, इन्फ्लुएंस है, जो सोशल इन्फ्लुएंस है, उनकी सोसाइटी, उनके थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी रिलीजन, उनका हर चीज थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू मैस मीडिया यहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये भी इट इज आल्सो काइंड ऑफ हेजमनी, इट इज आल्सो काइंड ऑफ चौधराहट। हम लोग जब ये सीपेक स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने अक्सर वो देखना शुरू किया था, फेक वो आते थे आईडी कार्ड्स। फिर हमने ये भी देखना शुरू किया चाइनीज यहाँ पे शादियां कर रहे थे, फिर हमने ये देखना शुरू किया चाइनीज ऐड आने शुरू हो गए नेशनल मसाले के और इस तरह की चीजों के। ये सारा क्या था? ये सोशल इनकलकेशन थी, उनकी सोसाइटी का मर्जर हमारे साथ हो रहा था। केपीके में चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है, क्यों? इट इज नीड ऑफ द टाइम। आगे जाके ये काम होगा, कल्चरल जब इन्फ्लुएंसेस होंगे, जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग इजीली उनके साथ कर लेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन योर हेजमनी, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर लिहाज से आपके। और ये भी आपके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं कि आप कितने एक दूसरे के अंदर घुले मिले हैं। आप यूरोपियन नेशंस के आपस में रिलेशन देख लीजिए, फिर यूरोपियन नेशंस के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, सदर्न अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ रिलेशनशिप देख लिए। जितनी ज्यादा वो कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, उतने ही रिलेशनशिप भी मजबूत होंगे। और फिर लास्ट पे आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? कि मैंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है कंसिडरिंग, इस वक्त मिसाल देता हूं, इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ लव बर्ड्स बने हुए, ठीक है। नाउ हमने रशिया के साथ, यूएसएसआर जो पहले था, उसके साथ पिछले 50 साल से कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रखे थे। लेकिन अब ये जो एक तरफ इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएसए मिलेंगे तो एक बड़ा ब्लॉक बनेगा। अब उस इन्फ्लुएंस को, उस पार के वैक्यूम को बैलेंस करने के लिए कि हम यहां पे हैं, इंडिया इधर चला जाएगा, अब ये जो बीच में गैप है इसको फिल अप करने के लिए वी विल टॉक विद चाइनीज, वी विल टॉक विद रशियंस, ताकि हम लोग इस तरह आ जाएं, बराबर हो जाएं। हमारे बीच में
गैप ना हो, पार का गैप ना हो, हम कमजोर पोजीशन पे ना हो। अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लैश होता है तो हमारे भी कुछ इस तरह के दोस्त यार या रिलेशनशिप वाले लोग हों जो हमारी बैक पे खड़े हो सके। इसको बैलेंस ऑफ पावर का फिनोमेना कहते हैं। एवरी स्टेट इज ऑलवेज ट्राइंग टू इंक्रीज एनहांस इट्स पावर, और रिलेटिवली जब उसकी पावर इनहांस होगी तो उसके जो कंपेटिटर है वो भी कोशिश करेंगे अपनी पावर को इनहांस करने का। और इसका बेस्ट वे क्या है? अपने एलाइज बढ़ाओ, अपने जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाओ, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाओ। ये वो 6 फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ किन पैरामीटर्स पर, किन चीजों पर, किन पॉइंट्स पर जो है वो रिलेशनशिप बनाएगी। इसके रिलेटेड या जनरली आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में इसके पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं। बैलेंस ऑफ पावर एक सेपरेट फिनोमिना है, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेज हो रही हैं। सिर्फ ये स्ट्रेटजी में नहीं आएगा, ये इटसेल्फ एक फील्ड है जिसकी बेस पर आप रिलेशनशिप अपने डिफाइन करते हैं। स्लेव काइंड ऑफ टर्म नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। देयर आर आइदर फ्रेंड्स और फोर्स, और वो फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाइना को कुछ नहीं दे रहे, हम लोग चाइना को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूजेज दे रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग। एग्जैक्ट लेक्चर टाइमिंग 5 से 6 बजे ऐसे की लेक्चर है, और 7:30 से 8:30 बजे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं। Why the developed states, even though following all these state relationship factors, dominate over third world or developing states? Because they are technologically advanced, they are ethnically uh, very connected with each other. They have defense ties. They have manipulation over many things. आप इकोनॉमी ले लें, वर्ल्ड ट्रेड ले लें, आप पॉलिसी मेकिंग ले लें, आप आइडियोलॉजी ले लें, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ले लें, सारी चीजों के ऊपर उनकी मोनोपोली है, उनकी हेजमनी है। दैट इज वाई दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। एक वक्त था जब मुस्लिम ये काम कर रहे थे, आज से 1000 साल पहले। ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैंने वही तो आपको बयान किया है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। When any country uses its personal interest relationship, then why others made a bridge of good relations? मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आई। मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दिया है बाबर साहब। हम लोग इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। मैंने लेक्चर दिया था पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या क्या चीजें एल कर रही हैं, उन्हीं चीजों को रिवर्स करें, बेहतर करें तो हम लोग इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने लोकल पोटेंशियल के ऊपर अगर फोकस करें, पॉलिसी मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन भी करें, तो हम बेहतर कर सकते हैं काफी हद तक।
और अब जनक गुस्से में जनक को पढ़ना है, कमिश्नर जनक को जॉब चाहिए और रैंक का जॉब चाहिए। डेली बेसिस। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह सैटरडे को। अल्लाह हाफिज।